कहानी की शुरुआत एक खतरनाक जंग से होती है। हर तरफ तलवारें चल रही होती हैं और लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन उन सबके बीच एक आदमी बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा होता है। जो भी उसके सामने आता है वो सिर्फ एक ही वार में खत्म हो जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा होता। धीरे धीरे वो सीधा दुश्मन के महल के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद राजा को मारकर इस जंग को खत्म करना होता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसके सामने राजा के सबसे ताकतवर गार्ड्स आ जाते हैं। उनका मानना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस आदमी को राजा तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि किंग आर्नोल्ड होता है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज माना जाता था। आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया था और उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। गार्ड्स के पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो एक के बाद एक आर्नोल्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन आर्नोल्ड उन सबको आसानी से हरा देता है। सिर्फ कुछ ही पलों में वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है और आखिर में सिर्फ दो लोग बचते हैं, ऋषि और उसका साथी। दोनों एक साथ आर्नोल्ड पर अटैक करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो उसे चोट पहुंचा पाएंगे। लेकिन आर्नोल्ड उनके हर अटैक को बिना किसी मुश्किल के रोक देता है। फिर वो ऋषि की तलवार तोड़ देता है और उस पर जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका साथी उसके सामने आ जाता है और ऋषि को बचाने के लिए खुद उस वार को सह लेता है। ऋषि तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर आर्नोल्ड पर हमला कर देती है। एक पल ये लगता है कि शायद इस बार आर्नोल्ड सच में हार जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आर्नोल्ड उसका वार सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है। अब ऋषि अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। मरते वक्त वो सोचती है कि ये लगातार छठी बार हुआ है जब उसकी मौत आर्नोल्ड के हाथों हुई है, लेकिन इस बार भी उसका यकीन नहीं टूटता और वो अपने आप से कहती कि अगली बार वो इस जंग को जरूर रोकेगी। अब सवाल ये था कि ऋषि ने ऐसा क्यों कहा और उसका मतलब क्या था। इस बात को समझने के लिए हमें कहानी में 5 साल पीछे जाना होगा। 5 साल पहले एक राजमहल में ऋषि अपने मंगेतर के सामने खड़ी होती है। तभी राजकुमार उसे बताता कि वो एक गद्दार है और इसीलिए वो उससे शादी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वो उसी वक्त उससे अपनी शादी तोड़ने की बात कह देता है और उसे महल से निकाल देने का हुक्म देता है। ऋषि ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी उसके साथ धोखा नहीं किया है और ना ही कोई गलती की है, लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे महल से बाहर निकलवा देता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं देते हैं। वो भी उसे गद्दार मानकर उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। जो लड़की कुछ देर पहले तक इस देश की होने वाली क्वीन थी, वही अब बिना किसी सहारे के सड़क पर खड़ी होती है। ऋषि उदास होकर बिना किसी मंजिल के चलती रहती है। आखिर में वो थककर रास्ते के किनारे बैठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। उसे लगता है कि अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा। तभी वहाँ से एक व्यापारियों का काफिला गुजरता है। उनमें से एक आदमी उसे देखकर पूछता है कि वो रास्ते के बीच इतनी परेशान होकर क्यों बैठी है। उनका लीडर उसके कपड़े देखकर समझ जाता है कि वो किसी राजघराने से है और उससे पूछता है कि क्या वो महल से भाग आई है। लेकिन ऋषि उन्हें अपनी कहानी बताने के बजाय उनसे एक गुजारिश करती है। वो कहती है कि अगर वो उसकी अंगूठी खरीद ले और बदले में उसे उस शहर तक ले चले जहाँ वो लोग जा रहे हैं, तो उस पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लीडर उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन आखिर में वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसे अपने काफिले के साथ ले लेता है। सफर के दौरान ऋषि उन सबको शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ हुई पूरी घटना बता देती है। उसकी बात सुनने के बाद लीडर उल्टा उसे मुबारकबाद देता है और कहता है कि उसे उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से वो अब महल की सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो चुकी थी और अब अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी। इसीलिए वो उसे अपने कैरेवन में शामिल होने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे व्यापार सिखा देगा ताकि उसे सड़कों पर भटकना ना पड़े। ऋषि को ये बात काफी पसंद आती है। वो खुशी खुशी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उससे कहती है कि वो पूरी मेहनत से व्यापार सीखना चाहती है ताकि किसी पर बोझ ना बने और अपने दम पर जी सके। उस दिन के बाद ऋषि की पहली जिंदगी एक मर्चेंट के रूप में शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो ट्रेडिंग में माहिर हो जाती है और बहुत बड़ी सफलता हासिल करती है। इतना ही नहीं, वो अपने सपने भी पूरे करती है और दुनिया के कई देशों का सफर करती है। लेकिन हर बार की तरह जिस आखिरी देश में वो पहुंचती है, वहाँ एक भयानक जंग छिड़ जाती है और वहीं सब कुछ फिर से वैसा ही होता है जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। आखिर में ऋषि की मौत किंग आर्नोल्ड के हाथों हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी जान निकलती है, अगले ही पल वो खुद को 5 साल पहले वही महल में खड़ा पाती है जहाँ उसकी शादी टूट रही होती है। ऋषि पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो सपना देख रही है या सच में वक्त पीछे चला गया है। वो खुद को पिंच करके चेक करती है और तब उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई 5 साल पीछे आ चुकी है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि राजकुमार उससे महल से निकाल देगा। इस बार वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपना सामान जमा करती है और फैसला करती है कि इस बार वो व्यापार नहीं बल्कि कोई नई स्किल सीखेगी ताकि अगली जिंदगी में और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सके। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और ऋषि इस बार मेडिसिन सीख लेती है। कुछ ही सालों में वो दुनिया की सबसे टैलेंटेड डॉक्टर्स में से एक बन जाती है। उसने कई बड़े लोगों का इलाज किया होता है और पूरे देश में उसकी काफी इज्जत होने लगती है। लेकिन हमेशा की तरह 5 साल बाद एक बार फिर आर्नोल्ड की शुरू की हुई जंग में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह ऋषि लगातार 6 अलग अलग जिंदगियां जीती है। हर बार वो एक नई स्किल सीखती है ताकि अगले जन्म में उसका एक्सपीरियंस और बढ़ सके, लेकिन छठी बार के बाद वो थक चुकी होती है।
वो सोचती है कि अब चाहे जो हो जाए उसे इस एंडलेस साइकिल को रोकना ही होगा और आर्नोल्ड की जंग को किसी भी तरह खत्म करना पड़ेगा। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि इस बार वो महल से उस रास्ते नहीं निकली जिससे वो हर बार निकला करती थी। वो सोचती कि चलो कोई बात नहीं, बस जल्दी से यहाँ से निकलना जरूरी है वरना लोग उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगले ही पल वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा जाती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने खुद आर्नोल्ड खड़ा होता है, वही इंसान जिसकी वजह से पिछली हर जिंदगी में 5 साल बाद उसकी मौत हुई थी। आर्नोल्ड उसके डरे हुए चेहरे को देखकर पूछता है कि क्या हुआ है, क्या उसने कोई भूत देख लिया है। ऋषि तुरंत उससे माफी मांगती और बताती कि अभी कुछ देर पहले ही उसकी शादी टूटी है, इसीलिए वो बस जल्दी से महल से बाहर निकलना चाहती है इससे पहले कि लोग उसे निकाल दें। इतना कहकर वो बिना रुके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जल्दी निकलने के चक्कर में वो सीधा खिड़की से कूद जाती है। आर्नोल्ड वहीं खड़ा उसकी पूरी हरकत देखता रहता है और उसके अजीब बिहेवियर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। उधर ऋषि महल से बाहर निकलकर शहर छोड़ने ही वाली होती है कि रास्ते में उसकी मुलाकात दोबारा उस राजकुमार से हो जाती है। राजकुमार उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब तक वो सड़कों पर भटक रही होगी और उसकी कोई औकात भी नहीं बची होगी। लेकिन इस बार ऋषि को उसकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अच्छा हुआ उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि वो उस जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी कभी खुश नहीं रह पाती। ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं और राजकुमार की बेइज्जती हो जाती है। अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए वो कहता है कि उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए हैं और शायद इसी गुस्से की वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। ऋषि तुरंत जवाब देती कि उसे पहली बार पता चला कि उदासी से कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। फिर वो उससे कहती कि उसे ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं कि उसकी जिंदगी में किसकी जरूरत है और वैसे भी उसे उस जैसे आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर राजकुमार बिल्कुल सुन रह जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। ऋषि कहती कि उसे लगता है अब उस तक बात पहुंच चुकी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है एक आदमी पीछे से तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है। हमला लगने ही वाला होता है कि अचानक कोई उस वार को रोक देता है। ऋषि हैरान होकर देखती है और पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला आर्नोल्ड था। वो शौक में उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आर्नोल्ड उससे कहता है कि उसे पहले ही पता लग गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं है और इसी वजह से वो इतने सारे लोगों के सामने उससे एक बात कहने आया है। ये कहकर आर्नोल्ड अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आर्नोल्ड का प्रपोजल देखकर ऋषि एक और बड़े शौक में चली जाती है। वहाँ मौजूद हर इंसान ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती कि ऋषि सबके सामने उसका प्रपोजल सीधा मना कर देती है। वो कहती कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और आर्नोल्ड से रास्ते से हटने को कहती है। आर्नोल्ड उसका जवाब सुनकर गुस्सा होने के बजाय हंसने लगता है। वो कहता है कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऋषि ऐसा ही जवाब देगी। ऋषि हैरान होकर पूछती है कि मना करने के बाद भी वो हंस क्यों रहा है। तभी वहाँ एक शाही गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से आर्नोल्ड के पिता बाहर निकलते हैं और सबके सामने अपने बेटे को डांट देते हैं। वो एम्परर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि अगर उनके बेटे ने कोई बदतमीजी की हो तो वो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आर्नोल्ड तुरंत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो बताता है कि वो सिर्फ ऋषि से बात करने आया था, लेकिन लगता है कि उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एम्परर ऋषि से रिक्वेस्ट करता है कि वो बस 5 मिनट के लिए आर्नोल्ड से बात कर ले। ऋषि कुछ देर सोचने के बाद इस बात के लिए मान जाती है और दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ऋषि आर्नोल्ड से पूछती है कि उसने इतने सारे लोगों के सामने ऐसी हरकत क्यों की। आर्नोल्ड सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। उसके हिसाब से जब उसने ऋषि को पहली बार देखा था तभी उसे उसमें कुछ अलग महसूस हुआ था। उसे लगा जैसे उसका दिल और उसका पूरा वजूद बिना वजह उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। ऋषि उसकी बात सुनकर हल्का सा मजाक करते हुए पूछती है कि क्या उसे लगता है सिर्फ इतनी सी प्यारी बातें बोल देने से वो उससे प्यार करने लगेगी। आर्नोल्ड मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ऋषि इतनी आसानी से मान जाएगी। आर्नोल्ड उससे कहता है कि उसका मकसद सिर्फ अपने दिल की बात उस तक पहुंचाना था, आगे फैसला लेना या ना लेना ये पूरी तरह ऋषि के ऊपर था। ऋषि उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि जो इंसान अगले 5 साल बाद पूरी दुनिया को तबाह कर देता है वही आज इतनी शांति और नरम दिल से उससे बात कर रहा है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद अगर वो आर्नोल्ड के साथ रहे तो इस बार वो उस जंग को होने से रोक सके। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो एक शर्त भी रखती है। वो आर्नोल्ड से कहती कि जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वो वाकई उसके लिए सही इंसान है तब तक ना वो उसका हाथ पकड़ेगा और ना ही उसके करीब आएगा। आर्नोल्ड ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और तुरंत कहता है कि अब उन्हें बिना देरी किए उसके किंगडम के लिए निकलना चाहिए। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर सफर शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान ऋषि काफी खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद रास्ते में अचानक कुछ बैंडिट्स उनके कैरेवन को घेर लेते हैं। वो सीधा सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पलों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्नोल्ड तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता और ऋषि से कहता कि वो अंदर ही रहे ताकि उसे कोई चोट ना लगे। इतना कहकर वो बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ऋषि उन सबके लिए परेशान हो जाती है। वो एक हेयरपिन की मदद से दरवाजा खोल लेती है और जैसे ही बाहर आती है सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। आर्नोल्ड ने अकेले ही सारे बैंडिट्स को हरा दिया होता है और उसके शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आई होती। आर्नोल्ड का असिस्टेंट उससे पूछता है कि उसे खुद लड़ने की क्या जरूरत थी। उसके हिसाब से सोल्जर्स ही काफी थे।
आर्नोल्ड जवाब देता है कि अगर वो खुद फ्रंट लाइन में होता तो शायद उसके सोल्जर्स को इतनी चोट नहीं लगती, उसके लिए उनकी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रीशे तुरंत घायल सोल्जर्स के पास जाती है और उनकी हालत चेक करती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ तलवार के घाव ही नहीं बल्कि उन तलवारों पर जहर भी लगा हुआ था। इसी वजह से कई सोल्जर्स हिल तक नहीं पा रहे थे। अपनी पिछली जिंदगियों में हासिल की हुई मेडिकल नॉलेज की वजह से रीशे तुरंत उस पॉइजन को पहचान लेती है। वो सबको यकीन दिलाती है कि वो उसका एंटीडोट बना सकती है। ये सुनकर आर्नोल्ड और बाकी सोल्जर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक रॉयल फैमिली की लड़की मेडिसिन के बारे में इतना सब कुछ जानती होगी। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में रीशे जंगल से जरूरी हर्ब्स लेकर आ जाती है और उनसे एंटीडोट तैयार कर देती है। जब वो मेडिसिन लेकर सोल्जर्स के पास पहुंचती है तब वो देख लेती कि सब लोग उस पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे हैं। ये देखकर रीशे बिना कुछ कहे उसी पॉइजनेट स्वार्ड से अपने हाथ पर हल्का सा कट लगा लेती है और सबसे पहले वही मेडिसिन खुद पर यूज करती है। उसकी हिम्मत देखकर सोल्जर्स का भरोसा बढ़ जाता है और वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रीशे उनके घाव पर एंटीडोट लगाती है और धीरे धीरे सबकी हालत सुधरने लगती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रीशे आर्नोल्ड के पास आकर बैठती है। आर्नोल्ड उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी मदद का एहसान कैसे चुका है। वो बताता है कि उसे सोल्जर्स की चिंता हो रही थी। फिर आर्नोल्ड कहता है कि वो उन्हें सिर्फ अपने सोल्जर्स नहीं मानता, उसके लिए वो सब उसके भाई जैसे हैं और हर एक की जान उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर रीशे उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। वो कहती है कि अब जब सब ठीक है तो उन्हें बिना वक्त गवाए सफर दोबारा शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और आखिरकार आर्नोल्ड के किंगडम पहुंच जाते हैं। किंगडम को देखते ही ऋषि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये पहली बार था जब वो इस शहर में आई थी और उसकी खूबसूरती देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। जैसे ही वो लोग उतरते हैं आर्नोल्ड ऋषि से कहता है फिलहाल उसके लिए रॉयल पैलेस में रहना ठीक नहीं होगा। अगर लोगों को उसकी पहचान पता चल गई तो बिना वजह परेशानी खड़ी हो सकती है, इसीलिए वो उससे पुराने पैलेस में रुकने के लिए कहता है। ऋषि बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाती है और वहाँ पहुँचती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है पूरा महल धूल से भरा हुआ है और काफी सालों से बंद पड़ा लग रहा था। लेकिन ऋषि इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होती। वो सोचती कि अपनी पिछली जिंदगियों में वो क्लीनिंग भी सीख चुकी है, इसीलिए ये काम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो सफाई करना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद पूरा महल बिल्कुल साफ और रहने लायक बन जाता है। काम खत्म होने के बाद ऋषि छत पर जाकर पूरे शहर का नजारा देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो बिना पीछे देखे कहती है सामने आ जाओ। उसे पता है कि वहाँ कौन है। आर्नोल्ड मुस्कुराते हुए सामने आता है और कहता है कि ऋषि हर बार उसे किसी नई स्किल से सरप्राइज कर देती है। जितना वो उसके बारे में जान रहा था उतना ही उसका इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था। फिर वो पूछता है कि क्या उसे ये जगह पसंद आई। ऋषि एक्साइटमेंट के साथ कहती है कि उसे ये जगह बहुत पसंद आई और ये पूरा शहर भी। वो उससे शहर की अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में पूछने लगती है। सबसे पहले वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। आर्नोल्ड बताता है कि वो किंगडम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ दुनिया भर से बुक्स लाई जाती हैं। उसके बाद ऋषि एक और ऊंची बिल्डिंग के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड उसका भी मतलब समझाता है और धीरे धीरे उसे पूरे शहर की हर इंपॉर्टेंट जगह के बारे में बताने लगता है। ऋषि ये सब सुनकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। तब आर्नोल्ड उसे हैरानी से देखता है और पूछता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इतनी खुश कैसे रह सकती है। उसके हिसाब से उसने अपना परिवार, अपना घर और अपने करीबी लोग सब कुछ खो दिया था, फिर भी उसके अंदर इतना उत्साह कैसे बचा हुआ है। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर ऋषि को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। वो हमेशा कहती थी कि उसकी जिंदगी की सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो है राजकुमार से शादी करके किंगडम के एक वारिस को जन्म देना। उस वक्त ऋषि को उन बातों से बहुत दुख होता था, लेकिन वो कभी जवाब नहीं दे पाती थी। अब वो धीरे से आर्नोल्ड को बताती कि पहले उसे लगता था कि अगर उसने अपना घर और अपने लोग खो दिया तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ऋषि कहती है कि दुनिया की नजर में शायद जिस चीज की कोई वैल्यू ना हो उसके लिए वही चीज सबसे ज्यादा कीमती हो सकती है। वो बताती है कि उसे इस बात से खुशी है कि अब वो उन लोगों की बंदिशों से आजाद हो चुकी है और अपनी मर्जी से अपने सपने पूरे कर सकती है। बस एक ही बात थी और वो ये कि आर्नोल्ड उसके रास्ते में कभी ना आए। आर्नोल्ड उसकी बात सुनकर उसके करीब आता है और उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके हर फैसले में उसका साथ देगा। वो कहती है कि जब तक ऋषि अपने सपने पूरे नहीं कर लेती तब तक वो उसके साथ खड़ा रहेगा और अपनी पूरी ताकत से उसकी हिफाजत करेगा। उसके हिसाब से वो उसके ऊपर बोझ नहीं बल्कि उसका सहारा बनने आया था और अगर कभी किसी ने ऋषि को परेशान करने की कोशिश की तो उस इंसान का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बात के साथ उस दिन का वक्त खत्म हो जाता है। अगली सुबह ऋषि की नींद आर्नोल्ड के असिस्टेंट की नॉक से खुलती है। दरवाजा खोलते असिस्टेंट उससे माफी मांगता है अगर उसकी नींद खराब हुई हो। फिर वो बताता है कि आज पैलेस में एक पार्टी रखी गई है और किंग ने पूछा कि ऋषि किन किन लोगों को इनवाइट करना चाहती है। ऋषि कुछ नाम बताते और खास तौर पर एक मार्चेंट का नाम लेकर कहती है कि पार्टी के बाद वो उससे जरूर मिलना चाहती है। असिस्टेंट उसकी बात नोट कर लेता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऋषि आर्नोल्ड से मिलने पहुंचती है। आर्नोल्ड उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। दोनों कुछ देर तक आपस में मजाक करते हैं और फिर आर्नोल्ड उसका हाथ पकड़कर उसे पार्टी हॉल की तरफ ले जाता है। पार्टी में किंगडम के लगभग सारे इंपॉर्टेंट लोग मौजूद होते हैं। कई नोबस अपनी अपनी बेटियों को भी साथ लाए होते हैं इस उम्मीद में कि शायद आर्नोल्ड उनमें से किसी को पसंद कर ले। लेकिन आर्नोल्ड सबको सरप्राइज कर देता है। वो सबके सामने कहता है कि उसे पता है सब लोग इस पार्टी की वजह जानने के लिए क्यूरियस हैं, इसीलिए वो सबका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता है। और फिर वो ऋषि की तरफ देखकर अनाउंस करता है कि वही उसकी होने वाली पत्नी है। ये सुनकर पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितनी भी लड़कियां आर्नोल्ड के लिए सपने देख रही थी सबके चेहरे उतर जाते हैं। अनाउंसमेंट के बाद
बाद आर्नोल्ड और ऋषि सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ डांस फ्लोर पर आते हैं और दोनों का डांस शुरू होता है। डांस के दौरान ऋषि कुछ देर के लिए ख्यालों में खो जाती है। वो सोचती है कि पिछली बार वो आर्नोल्ड के इतने करीब तब आई थी जब उसकी तलवार उसके पेट को चीरकर उसकी जान ले रही थी। फिर भी वो मन ही मन फैसला करती कि इस बार वो आर्नोल्ड का साथ नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। डांस खत्म होते ही हॉल में सब लोग जोर जोर से उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि बालकनी में चली जाती है और कुछ ही पल बाद आर्नोल्ड भी उसके पास आ जाता है। आर्नोल्ड उससे पूछता है कि जब वो दोनों डांस कर रहे थे तब उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके हिसाब से ऋषि उस वक्त जैसे किसी और के बारे में सोच रही थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। आर्नोल्ड की इतनी तेज ऑब्जर्वेशन देखकर ऋषि एक पल के लिए हैरान रह जाती है क्योंकि असल में वो उसी के फ्यूचर वाले रूप के बारे में सोच रही होती है। लेकिन वो बात छुपा लेती है और टॉपिक बदलते हुए उससे पूछती है कि उसके कंधे पर जो बड़ा सा स्कार है वो कैसे लगा। आर्नोल्ड तुरंत हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने इतना छुपा हुआ स्कार नोटिस कैसे कर लिया। फिर वो अपना कंधा दिखाता है। ऋषि देखती कि वो गहरी तलवार के कई वारों का निशान था और लग रहा था कि कभी उसकी जान मुश्किल से बची होगी। ऋषि नोटिस करती कि उस स्कार को देखते ही आर्नोल्ड का मूड बदल गया है, जैसे उसे कोई बुरी याद सताने लगी हो। इसीलिए वो उससे कहती कि पुरानी बातों की चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर वो याद दिलाती कि उसके गेस्ट भी उसका इंतजार कर रहे होंगे और फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि उस मर्चेंट से मिलने पहुंचती है जिसे उसने बुलाया था। जैसे ही वो उसे देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वही मर्चेंट था जिसने उसकी पहली जिंदगी में उसकी मदद की थी, उससे ट्रेडिंग सिखाई थी और उसका कॉन्फिडेंस वापस लौटाया था। लेकिन मर्चेंट समझ नहीं पाता कि एक प्रिंसेस उससे मिलना क्यों चाहती है। वो रिस्पेक्ट के साथ ऋषि से पूछता है आखिर उसने एक सिंपल मर्चेंट को क्यों बुलाया। ऋषि सीधा अपनी बात रखती है। वो कहती है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। उसके हिसाब से मर्चेंट के पास काफी एक्सपीरियंस है और अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो बाहरी सामान पूरे किंगडम में पहुंचा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो चाहती कि उसकी शादी की सारी अरेंजमेंट्स और ट्रेडिंग से जुड़ा हर काम की जिम्मेदारी भी वही संभाले। मर्चेंट उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऋषि बुरा ना माने तो वो एक बात पूछना चाहता है, आखिर इतने सारे ऑफर्स उसे ही क्यों दिए जा रहे हैं। फिर वो बताता है कि वो सिर्फ एक गाँव का एक आम मर्चेंट है, उसे बिना मेहनत के कुछ पाना पसंद नहीं है और उसे नहीं लगता कि वो ऋषि को उतना फायदा पहुंचा पाएगा जितना उसे बदले में मिलने वाला है। इसी वजह से वो उसका प्रपोजल रिस्पेक्ट के साथ रिजेक्ट कर देता है। मर्चेंट की चले जाने के बाद ऋषि कुछ देर के लिए शौक में जरूर आ जाती है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। वो मन ही मन सोचती कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार भी वो उसे मना लेगी क्योंकि 5 साल बाद उसी मर्चेंट की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी बनने वाली थी और वो शुरू से ही उस सफर का हिस्सा बनना चाहती थी। ये सोचते हुए गार्डन में चली जाती है और कुछ पौधे लगाते हुए उसे मनाने का तरीका सोचने लगती है। तब उसे अपनी पहली जिंदगी की यादें याद आती हैं और उसे समझ आ जाता है कि मर्चेंट को किस बात से कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन पैलेस के गार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते हैं, इसीलिए उनसे बचकर शहर जाने के लिए उनसे कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो आराम करना चाहती है। उन्हें भी आराम करने के लिए बोल देती है और यकीन दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। गार्ड्स उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर मर्चेंट अपने दोस्तों के साथ उस टेवन में वापस पहुंचता है जहाँ वो अक्सर बैठा था, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान रह जाता है क्योंकि ऋषि पहले से ही उसके दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो हैरानी से पूछता है कि सिर्फ 2 घंटे पहले ही उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, फिर भी वो इतनी जिद करके उसके पास दोबारा क्यों आ गई। ऋषि मुस्कुराते हुए कहती है गिव अप करना उसकी डिक्शनरी में नहीं है, अगर उसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो एक बार ना सुनकर पीछे नहीं हटती, इसीलिए वो दोबारा उससे बात करने आई है। फिर वो उससे कहती है कि उसे पता है मर्चेंट किस बात को लेकर डाउट में है। उसे लगता है कि एक रॉयल फैमिली की लड़की ट्रेडिंग के बारे में क्या ही जानती होगी, इसीलिए वो उसे एक डील ऑफर करती है। ऋषि कहती है कि वो खुद एक ट्रेडिंग प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मर्चेंट को उसकी एबिलिटी पर भरोसा करना होगा और फिर उसे उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मर्चेंट उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि उसे ऋषि का कॉन्फिडेंस पसंद आया, इसीलिए वो इस चैलेंज के लिए तैयार है। साथ ही वो उसे एक एडवाइस भी देता है कि अगर खरीदारी के वक्त आंखें खुली ना रखी तो। ऋषि बिना उसकी बात पूरी होने दिए उसका डायलॉग कंप्लीट कर देती है और कहती है कि पेमेंट करते वक्त पर्स जरूर हल्का हो जाएगा। मर्चेंट तुरंत शौक में आ जाता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट कहावत थी जो वो हमेशा बोला करता था। ऋषि को ये कहता सुन वो उससे पहले से भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जाने से पहले ऋषि उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है कि जब उसके दोस्त उठ जाए तो ये उन्हें दे देना। साथ ही वो कहती है कि अभी उससे इसका फायदा मत पूछना, पहले से यूज करके देख लेना। इतना कहकर ऋषि वापस पैलेस की तरफ लौट जाती है। ऋषि चुपके से बालकनी के रास्ते पैलेस में वापस आती है ताकि किसी को उसके बाहर जाने का पता ना चले, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है वो देखकर हैरान रह जाती है कि आर्नोल्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखते ही ऋषि एक पल के लिए घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या कहे। आर्नोल्ड उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कि एक सिंपल मर्चेंट ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो रात के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाकर उससे मिलने चली गई, इसलिए वो जानना चाहता था कि उसका असली मकसद क्या है। ऋषि तुरंत से माफी मांगती है। वो मानती है कि उसे बिना बताए पहले से बाहर नहीं जाना चाहिए था। उसके हिसाब से अब वो आर्नोल्ड की फियांसे और अगर उसकी वजह से कोई गलत बात बाहर फैलती है तो उसका असर आर्नोल्ड की रेपुटेशन पर भी पड़ सकता है, इसीलिए वो अपनी गलती के लिए उससे सिंसियरली सॉरी बोलती है। लेकिन आर्नोल्ड उसकी बात सुनकर कहता है कि उसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो ऋषि पर पूरा भरोसा करता है और उसके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। उसकी असली चिंता सिर्फ इतनी थी कि कहीं रास्ते में ऋषि के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आर्नोल्ड उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। इसी वजह से वो कहता है कि अगली बार अगर ऋषि शहर जाएगी तो वो खुद उसके साथ चलेगा। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर ऋषि काफी खुश हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आर्नोल्ड उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करता है। थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड हल्का सा मुस्कुरा
आकर पूछता है कि क्या वो बताएगी भी कि उस मार्चेंट के साथ उसकी क्या बात हुई, या ये सब कुछ उससे छुपाने का ही प्लान है। ऋषि भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाती है और उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बता देती है। वो बताती है कि उसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है और किंगडम में अच्छी सेल्स दिखानी है ताकि टुली उसकी एबिलिटी पर भरोसा कर सके। आर्नोल्ड उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि उसे ऋषि पर पूरा यकीन है और वो जानता है कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो बिना किसी टेंशन के अपना काम कंटिन्यू करे। लेकिन बात खत्म होने से पहले आर्नोल्ड उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर कभी उसका छोटा भाई ऋषि से बात करने की कोशिश करे तो वो उससे दूर ही रहे और उसकी बातों में ना आए। ये कहकर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। ऋषि उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि शायद दोनों भाइयों के बीच कोई पुरानी प्रॉब्लम होगी। कुछ दिन बाद ऋषि अपने गार्डन में पौधों की देखभाल करने जाती है। वहाँ पहुंचते उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो देखने में बिल्कुल आर्नोल्ड की छोटी कॉपी लग रहा होता है। साथ खड़े सोल्जर्स तुरंत ऋषि को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसे उस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऋषि उनकी बात इग्नोर कर देती है और उस लड़के के पास चली जाती है। वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम थियोडोर है और वो आर्नोल्ड का छोटा भाई है। फिर वो कहता है कि गार्डन की मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है और वो ऋषि को वो जगह दिखाना चाहता है। ऋषि उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ा दूर पहुंचते हैं थियोडोर धीरे से उससे कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है। उसके हिसाब से आर्नोल्ड से उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो ऋषि से कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके आर्नोल्ड से दूर हो जाना चाहिए वरना बाद में उसे पछताना पड़ेगा। ये कहने के बाद थियोडोर नॉर्मल आवाज में कहता है कि बस उसे मिट्टी की प्रॉब्लम दिखानी थी और अब वो वापस जा रहा है। ऋषि उसकी बात सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक भाई अपने ही बड़े भाई के बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कर रहा था। वापस आते वक्त वो सोल्जर से पूछती कि क्या आर्नोल्ड और थियोडोर के बीच सब कुछ ठीक है या उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्जर रिस्पेक्टफुली जवाब देते कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऋषि भी बात वहीं खत्म कर देती है और अपने रूम में वापस लौट आती है। रूम में आते उसे एक लेटर मिलता है। वो उसे खोलकर पढ़ती है और पता चलता है कि वो थियोडोर का मैसेज था। लेटर में लिखा होता है कि अगर वो उसकी बात की सच्चाई जानना चाहती है तो उसे रात को कब्रिस्तान में आना होगा। वहाँ थियोडोर उसका इंतजार करेगा। ऋषि बिना देर किए वहाँ पहुंच जाती है। थियोडोर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कोई सीरियस बात करना चाहता है। ऋषि उससे पूछती है कि इतनी रात में उसने उसे क्यों बुलाया। थियोडोर कहता है कि वो सिर्फ उसकी फिक्र करता है, इसीलिए वो चाहता है कि ऋषि उस इंसान की असली सच्चाई जान ले जिससे वो शादी करने वाली है। उसके बाद वो आर्नोल्ड के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आर्नोल्ड बैटलफील्ड में किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे सामने आदमी हो या औरत, जो भी उसके रास्ते में आता है वो बिना हिचकिचाए उसे मार देता है। इसी वजह से पूरी दुनिया उसे एक रूथलेस किलर के रूप में देखती है। लेकिन थियोडोर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी ऋषि के चेहरे पर कोई डर नहीं होता। वो उससे कहती जितना वो आर्नोल्ड के बारे में सुन रही है उतना ही उसका भरोसा उस पर और मजबूत हो रहा है और शायद थियोडोर को भी अब सच देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की वो बात कर रहा था वो खुद उनके पीछे खड़ा था। थियोडोर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और आर्नोल्ड को देखकर एक पल के लिए घबरा जाता है। आर्नोल्ड शांत आवाज में उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि ऋषि से दूर रहे, लेकिन थियोडोर ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगा। आर्नोल्ड कहता है कि सिर्फ इसलिए वो उसके साथ शांति से बात कर रहा है क्योंकि वो उसका छोटा भाई है, वरना किसी और को कब का सजा दे चुका होता। ये सुनकर थियोडोर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋषि आर्नोल्ड से पूछती क्या आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसका अपना भाई किंगडम के लोग और पूरी प्रजा उसे इतना क्रूर समझती है। अगर वो चाहे तो अपनी इमेज आसानी से बदल सकता है। आर्नोल्ड हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। उसके हिसाब से अगर ऋषि कभी उसे बैटलफील्ड में देखेगी तो शायद वो भी उसके बारे में वही सोचेगी जो बाकी सब सोचते हैं। फिर वो ऋषि के करीब आता है और कहता है कि शायद उसने ऋषि के साथ जरूर से ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाई है, इसी वजह से ऋषि उसकी असली पर्सनैलिटी को देख ही नहीं पाए। आर्नोल्ड कहता है कि शायद अब वक्त आ गया कि वो ऋषि को अपना दूसरा चेहरा दिखाए ताकि उसे समझ आ सके कि वो असल में कैसा इंसान है। लेकिन ऋषि बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहती कि चाहे आर्नोल्ड कितनी भी कोशिश कर ले वो उससे कभी नहीं डरेगी। उसके हिसाब से आर्नोल्ड चाहे जितना भी खुद को क्रूर दिखाए उसका दिल मानता ही नहीं कि वो बुरा इंसान है। ऋषि के ये शब्द सुनकर आर्नोल्ड कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो धीरे से कहता है कि उसे समझ नहीं आता ऋषि को उस पर इतना भरोसा कैसे है। जब भी वो उसकी आंखों में देखता है उसे ऐसा लगता है कि वो किसी बैटलफील्ड में आखिरी सांस तक लड़ने वाली वॉरियर हो जो हर हाल में उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर आर्नोल्ड उसके और करीब आता है और अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि इतने सारे लोगों के बीच होने के बाद भी उसके लिए सिर्फ ऋषि ही सब कुछ है। आर्नोल्ड की बात सुनकर ऋषि शर्मा जाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह ऋषि अपने बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। वो कुछ नेचुरल हर्ब्स को ध्यान से मिक्स करती है, उनमें एक फिक्सिंग इंग्रेडिएंट मिलाती है और उनसे एक नया मैनिक्योर प्रोडक्ट तैयार करती है। प्रोडक्ट की फिनिशिंग और शाइन इतनी अच्छी होती है कि उस जैसा प्रोडक्ट उस वक्त कहीं और देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले वो उस प्रोडक्ट को पैलेस की मेड्स और सर्वेंट्स पर टेस्ट करती है। रिजल्ट देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब ऋषि टूली से दोबारा मिलने का फैसला करती है। ऋषि अपना नया प्रोडक्ट टूली को दिखाने के लिए उससे मिलने पहुंचती है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। जैसे ही टूली प्रोडक्ट देखता है वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि आइडिया जबरदस्त है और इतनी हाई क्वालिटी का नया प्रोडक्ट बनाना कोई सिंपल बात नहीं थी। फिर वो तुरंत अपने लोगों को मार्केटिंग की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले ऋषि उसे रोक देती है और कहती है कि पार्टनरशिप शुरू करने से पहले उसकी एक कंडीशन है। ऋषि एक डॉक्यूमेंट उसके सामने रखती है और बताती है कि इसमें शहर के वर्कर्स की मिनिमम सैलरी का रिकॉर्ड है। जिन लोगों के पास जॉब है उन्हें ठीक ठाक इनकम मिल रही है और वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं।
लेकिन शहर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी ने काम पर रखा ही नहीं और उनके पास इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। ऋषि बताती है कि उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल सिंपल है, लेकिन वर्कर्स की जरूरत काफी ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए वो चाहती कि सारी फैक्ट्रीज पूरे एरियाज में बनाई जाए ताकि वहाँ के लोगों को काम मिल सके। टूली उसकी बात सुनकर कहता कि क्या वो उसे कोई सोशल वर्कर समझ रही है जिससे गरीबों की हेल्प करके पुण्य कमाना है। उसके हिसाब से अगर गरीब लोग इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ये उनके बीच कॉमन हो जाएगा और इसकी वैल्यू कम हो सकती है। ऐसे में रिच कस्टमर्स भी शायद इसे खरीदना पसंद ना करें। वो ऋषि से पूछता है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ऋषि कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हर चीज के बारे में सोच रखा है। वो कस्टमर्स को ढूंढने के बजाय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करके नए कस्टमर्स क्रिएट करना चाहती है। अगर पूर फैमिलीज के मेंबर्स को जॉब्स मिलेंगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी और वो भी मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। सिर्फ उनका करंट प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि फ्यूचर में जो भी गुड्स वो मार्केट में लॉन्च करेंगे उनकी सेल्स भी बढ़ेंगी। ऋषि उससे पूछते हैं कि बिजनेस के नजरिए से उसे ये प्लान कैसा लगा। टूली मानता है कि उसकी बात लॉजिकल है, लेकिन फिर भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि पूरे एरियाज में वर्कर्स की सैलरी और लोगों की कंडीशन इंप्रूव करना उसकी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। ऋषि उसका जवाब सुनकर थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहते हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास उसे कन्विंस करने का कोई और तरीका नहीं बचा। फिर वो एक और पेपर निकाल कर उसके सामने रख देती है। जैसे ही टूली उस पेपर को पढ़ता उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। ऋषि बता दी कि आर्या सिर्फ उसकी ट्रेडिंग कंपनी का नाम नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन का नाम भी है। उसकी बहन काफी समय से सीरियस इलनेस की वजह से बेड पर है और टूली दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े डॉक्टर्स के पास उसे ले जा चुका है, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट से उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। ऋषि कहते हैं कि वो एक ऐसी मेडिसिन बना सकती है जो उसकी बहन को ठीक कर सकती है। टूली उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए वो उसके क्लेम पर भरोसा कैसे करे। ऋषि उसे टेबल में छोड़ी हुई मेडिसिन याद दिलाती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड से पूछ सकता है कि उसे लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे काफी तेज हेडेक था, लेकिन ऋषि की मेडिसिन लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऋषि कहते हैं कि वो मेडिसिन उसने खुद बनाई थी और यही उसकी मेडिकल नॉलेज का सबसे सिंपल प्रूफ है। ये सुनकर टूली का एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। वो इमोशनल होकर ऋषि से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी इकलौती बहन को बचा ले। वो कहता है कि अब ऋषि को उसके साथ पार्टनरशिप के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो खुद उससे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प मांग रहा है। ऋषि उसे रोक कर कहते हैं कि वो उसकी वीकनेस का फायदा उठाकर उसे मजबूर नहीं करना चाहती। उसने उसे ये बात सिर्फ इसलिए बताई ताकि वो समझ सके कि पूरी फैमिलीज भी अपने अपनों को खुश और सेफ देखना चाहती है। ऋषि कहती है कि जैसे टूली के लिए उसकी बहन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूरे एरियाज में रहने वाले हर इंसान के लिए उसका परिवार इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्हें भी एक बेटर लाइफ जीने का चांस मिलना चाहिए। फिर वो टूली का शुक्रिया अदा करती है कि उसने आखिरकार उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। टूली उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने सेल्फिश बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो मानता है कि अब तक वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, लेकिन ऋषि ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया। टूली कहता है कि वो अभी से उनके प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा और फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके चाहते ही ऋषि का शरीर जवाब देने लगता है क्योंकि वो कई दिनों से प्रॉपर्ली सोई नहीं थी और लगातार काम कर रही थी। उसका असिस्टेंट और मेड उसे संभालते हैं और कहते हैं कि वो उसे उसके रूम में ले जा रहे हैं। थकान की वजह से ऋषि वहीं बेहोश हो जाती है और उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। जब ऋषि की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में नहीं होती, वो खुद को एक पुराने और अबेंडन घर के अंदर लौट आती है। उसके हाथ बंधे होते हैं और आसपास का माहौल देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे किडनैप किया गया है। तभी वो सामने थियोडोर को खड़ा देखती है जो एक अजीब और डेंजरस स्माइल के साथ उसे देख रहा होता है। थियोडोर कहता है कि अब वो आखिरकार अपना प्लान पूरा कर पाएगा। थियोडोर ऋषि को बताता है कि अब वो आर्नोट के पास जा रहा हो, जल्दी वो जो चाहता है वो हासिल कर लेगा। इतना कहकर वो रूम का डोर लॉक करता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। ऋषि को समझ नहीं आता कि थियोडोर ने उसे किडनैप क्यों किया और उसका एक्चुअल गोल क्या है, लेकिन दूसरी तरफ थियोडोर तब तक आर्नोट के पैलेस में पहुंच चुका होता है और सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। थियोडोर आर्नोट को बताता है कि उसने उसकी फियांसे ऋषि को किडनैप कर लिया है। वो धमकी देता है कि उसके सिर्फ एक ऑर्डर पर ऋषि को मार दिया जाएगा, इसीलिए आर्नोट के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। थियोडोर कहता है कि वो चाहता है आर्नोट थ्रोन छोड़ दे और किंगडम का किंग उसे बना दे, लेकिन आर्नोट उसकी धमकी सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता और शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनता रहता है। थियोडोर जब अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तब आर्नोट से इतना पूछता है कि क्या वो श्योर है कि ऋषि को प्रॉपर्ली लॉक रखा गया है और उसके पास इनफ गार्ड्स मौजूद हैं। थियोडोर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसने ऋषि के हाथ बांधे हैं और उसे बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर लॉक किया है। वो ये भी बताता है कि रूम इतनी हाइट पर है कि वो विंडो से जंप करके भी एस्केप नहीं कर सकती। साथ ही उसने डोर को प्रॉपर्ली लॉक करवा दिया है। बहुत सारे गार्ड्स भी ऋषि पर नजर रखे थे। आर्नोट बिना कुछ कहे उससे पीछे देखने के लिए बोलता है। जैसे ही थियोडोर मुड़कर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऋषि दरवाजा खोलकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंदर आ रही होती है। थियोडोर शॉक में पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई। उसे लगता है कि शायद उसके किसी सोल्जर ने उसके साथ गद्दारी की है, लेकिन ऋषि कहती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसे समझाती कि अगर किसी को सच में किडनैप करके रोकना हो तो सबसे पहले उसकी एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसे एक मजबूत पिलर से अच्छी तरह बांधना चाहिए और रूम के अंदर कम से कम 2 गार्ड्स हमेशा होने चाहिए। थियोडोर ने जो कुछ भी किया वो उसके लिए सिर्फ एक बच्चों का गेम था। उसके छोड़े हुए गार्ड्स भी बहुत वीक थे और 2 मिनट से ज्यादा उसके सामने टिक नहीं पाए। ऋषि बताते कि जब भी कोई सोल्जर उस पर अटैक करता वो उसे सिर्फ एक ही हिट में साइड कर देती। इसके बाद वो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से एस्केप करके सीधा यहाँ पहुंच गई। फिर वो हल्का सा मजाक करते हुए
हुए कहती है कि थियोडोर एक सिंपल और सीधी लड़की को भी प्रॉपर्ली किडनैप नहीं कर पाया। ये सब सुनकर थियोडोर समझ जाता है कि रिशे कोई नॉर्मल रॉयल गर्ल नहीं है, उसके पास एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस था। थियोडोर घबरा कर कहता है कि अब वो दोनों उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन रिशे उसे पनिश करने के बजाय पूछती कि वो जानबूझकर अपने भाई और शहर के लोगों के सामने खुद को बुरा क्यों दिखाना चाहता है। वो बताती कि पिछले कुछ दिनों से वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। उसे थियोडोर के चैरिटेबल वर्क्स और नीडी लोगों की सीक्रेटली हेल्प करने के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। रिशे कहती है थियोडोर ना तो आर्नोल्ड से नफरत करता है और ना ही उसका थ्रोन छीनना चाहता है। सच तो ये है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई से ही प्यार करता है और ये सब भी उसकी हेल्प करने के लिए ही कर रहा था। पिछले कुछ टाइम में आर्नोल्ड की वजह से कई बैटल्स हुई थी, जिसकी वजह से किंगडम के लोग उसे क्रूर समझने लगे थे। थियोडोर को डर था कि अगर लोगों का गुस्सा बढ़ा तो नोबल्स आर्नोल्ड को हटाकर उसे थ्रोन पर बिठाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से थियोडोर ने ऋषि को किडनैप किया था ताकि एक खबर पूरे शहर में फैल जाए और सब लोग उसे ट्रेटर समझने लगे। वो चाहता था कि लोग उससे नफरत करें ताकि कोई भी उसे आर्नोल्ड की जगह किंग बनाने के बारे में ना सोचे। ऋषि उससे कहती कि वो जितना भी बुरा दिखने की कोशिश करता है असल में उतना ही काइंड है। थियोडोर ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि ऋषि ने उसकी असली इंटेंशन बिल्कुल सही समझ ली थी। थियोडोर उसकी बात को डिनाई करने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आर्नोल्ड को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चले, लेकिन आर्नोल्ड कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं था। अगर थियोडोर को सच में लगता है कि आर्नोल्ड को उसकी हेल्प की जरूरत है तो उससे पहले अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। आर्नोल्ड की रूट बात सुनकर ऋषि भी हैरान रह जाती है। थियोडोर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा होता है। वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग की रूफ पर जाकर अकेला बैठ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आर्नोल्ड उसके साथ इतना हार्शली बिहेव क्यों करता है। आर्नोल्ड हमेशा से उसका आइडल रहा था और वो बचपन से बस किसी भी तरह उसके काम आना चाहता था। थियोडोर को अपने बचपन का एक पुराना हादसा याद आता है। उस वक्त वो वॉर में इंजर्ड सोल्जर्स के ट्रीटमेंट कैंप में अपने असिस्टेंट के साथ लोगों की हेल्प कर रहा था। तभी कुछ क्रिमिनल्स वहाँ अटैक कर देते हैं और उसके असिस्टेंट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। थियोडोर छोटा होने के बाद भी हिम्मत करके उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक क्रिमिनल थियोडोर को देखकर गुस्से में अपना वेपन उठा लेता है और उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आर्नोल्ड वहाँ पहुंच जाता है और एक ही अटैक में उन क्रिमिनल्स को खत्म कर देता है। उसके बाद वो थियोडोर की ब्रेवरी की तारीफ करता है क्योंकि कमजोर होने के बाद भी उसने अपने असिस्टेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही आर्नोल्ड उसे वार्निंग देता है कि दोबारा अपनी जान को डेंजर में ना डाले। आर्नोल्ड उस दिन थियोडोर से कहता है कि वो अपना ध्यान रखे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। थियोडोर के लिए आर्नोल्ड के वही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी बन गए थे। उस दिन के बाद से वो हमेशा आर्नोल्ड के काम आने और उसका सपोर्ट बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसका भाई उसकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। उधर ऋषि आर्नोल्ड को उसके बिहेवियर के लिए डांटती है। वो कहती है कि थियोडोर उससे बहुत प्यार करता है और अगर आर्नोल्ड उसके साथ इसी तरह रूड बिहेव करता रहा तो वो खुद को हार्म भी कर सकता है। ऋषि उसे अपनी गलतियां सुधारने के लिए कहती है, वरना एक दिन वो अपने भाई को खो देगा और फिर जिंदगी भर रिग्रेट करता रहेगा। इतना कहकर वो थियोडोर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ऋषि रूफ पर पहुंचती है और थियोडोर को बिल्कुल ब्रोकन कंडीशन में देखती है। वो उससे पूछती कि वो खुद को इतना यूजलेस क्यों समझता है। थियोडोर कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्नोल्ड खुद संभालता है और वो कभी भी अपने बड़े भाई की प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पाया। थियोडोर बताता है कि वो जिंदगी में सिर्फ एक बार आर्नोल्ड के लिए यूजफुल बनना चाहता है, लेकिन इस बार भी उसका प्लान फेल हो गया। अब उसे लगता है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा है जिससे उसे लगेगा कि मरने से पहले उसने कम से कम कुछ सही किया। ये कहकर वो रूफ की बाउंड्री पर चढ़ जाता है और ऋषि से आर्नोल्ड को बताने के लिए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था। ऋषि तुरंत उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कई दिनों की थकान की वजह से उसका शरीर प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाता। थियोडोर रूफ से जंप कर देता और एक पल के लिए लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सका, लेकिन गिरते वक्त अचानक एक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आर्नोल्ड का होता है। आर्नोल्ड पूरी ताकत से थियोडोर को ऊपर खींच लेता है और सेफ जगह पर लाते ही उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। वो गुस्से में पूछता है कि वो आखिर क्या कर रहा था और क्या सच में अपनी जान देना चाहता था। आर्नोल्ड कहता है कि थियोडोर शायद अपनी लाइफ की वैल्यू ना समझे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके बिना आर्नोल्ड का क्या होगा। आर्नोल्ड उससे पूछता है कि अगर थियोडोर ही चला गया तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा और जरूरत के वक्त उसका सपोर्ट कौन बनेगा। फिर वो बचपन वाली बात दोबारा रिपीट करता है कि थियोडोर को अपना ध्यान रखना होगा और उसे कभी कुछ नहीं होना चाहिए। आर्नोल्ड इमोशनल होकर कहता है कि वो अपने छोटे भाई को खोना नहीं चाहता। ये वर्ड सुनते ही थियोडोर अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से रोने लगता है। वो आर्नोल्ड से पूछता है कि क्या उसे अब भी वो पुराने दिन और उस दिन कही हुई बातें याद हैं। थियोडोर को लगा था कि आर्नोल्ड उन दोनों के बीच की सारी अच्छी मेमोरीज भूल चुका है। आर्नोल्ड कहता है कि वो उन बातों को कैसे भूल सकता है। आर्नोल्ड मजाक में कहता है कि अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए जान डेंजर में डालने वाला थियोडोर जैसा पागल दुनिया में और कौन हो सकता है। फिर वो सीरियसली कहता है कि थियोडोर उसके लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है और वो उसे कभी खोना नहीं चाहता। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर थियोडोर के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ऋषि दूर खड़ी दोनों भाइयों की बात सुन रही होती है और उन्हें दोबारा साथ देकर काफी खुश होती है, लेकिन कई दिनों से बिना प्रॉपर स्लीप के काम करने और अभी हुई सारी टेंशन की वजह से उसका शरीर और ज्यादा नहीं सह पाता। वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। आर्नोल्ड उसे टाइम पर पकड़ लेता है। थियोडोर घबरा कर अपने भाई से माफी मांगता है। वो कहता है ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि अगर उसने ऋषि को किडनैप नहीं किया होता तो उसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं होती। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे रोक देता है।
आर्नोल्ड कहता है कि ऋषि सिर्फ थकान की वजह से सो गई है और थोड़ा आराम करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आर्नोल्ड ऋषि को अपनी बाहों में उठाकर पैलेस वापस ले आता है। कुछ घंटे बीतने के बाद ऋषि की आँख खुलती है, लेकिन उसे पिछली रात की सारी बातें प्रॉपर्ली याद नहीं होती। जैसे ही वो आर्नोल्ड को अपने पास बैठा देखती है, सबसे पहले थियोडोर के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड उसे बताता है कि थियोडोर बिल्कुल ठीक है और उससे अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ऋषि को सिर्फ रेस्ट करके अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। फिर आर्नोल्ड उसे एक लेटर देता है जो थियोडोर ने खुद उसके लिए लिखा था। ऋषि लेटर खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। थियोडोर उसे किडनैप करने और उसकी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए सिंसियरली माफी मांगता है। वो मानता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसे उम्मीद है कि ऋषि अपने काइंड हार्ट की वजह से उसे माफ कर देगी। साथ ही वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और वो बिल्कुल सेफ है। थियोडोर लिखता है कि अब से वो ऋषि को अपनी बड़ी बहन मानता है। फ्यूचर में जब भी उसे जरूरत होगी वो एक छोटे भाई की तरह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेटर पढ़ते पढ़ते ऋषि की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। आर्नोल्ड उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। ऋषि मुस्कुरा कर कहती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस इस बात से खुश है कि दोनों भाइयों का रिलेशनशिप फाइनली इंप्रूव होना शुरू हो गया है। ऋषि दुआ करती कि आर्नोल्ड और थियोडोर फ्यूचर में भी इसी तरह एक दूसरे के करीब रहे। आर्नोल्ड उसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में जवाब देता है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद ऋषि थियोडोर से मिलने पहुंचती है। वो उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी बात मानी और पूरे एरियाज को डेवलप करने का काम स्टार्ट कर दिया। थियोडोर बताता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वर्कर्स काफी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और वो खुद सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं। फिर वो ऋषि का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसका आर्नोल्ड के साथ रिलेशनशिप पहले से काफी बेटर हो गया था। ऋषि कहती है कि उसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाने से पहले ऋषि थियोडोर को एक सीरियस वार्निंग देती है। वो कहती है कि फ्यूचर में चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना, उसे दोबारा कभी अपनी जान लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब वो सिर्फ आर्नोल्ड का छोटा भाई नहीं बल्कि ऋषि का भी छोटा भाई है। थियोडोर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अपने इमोशंस ओपनली शो नहीं करता। ऋषि भी बिना और कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ऋषि अपने सर्वेंट्स के साथ मिलकर किसी स्पेशल प्लान की प्रिपरेशन करने लगती है। सारी अरेंजमेंट्स कंप्लीट करने के बाद वो आर्नोल्ड के ऑफिस में पहुंचती है। आर्नोल्ड उस वक्त नेबरिंग किंगडम से आया हुआ एक लेटर पढ़ रहा होता है और उस लेटर को देखकर साफ साफ डिस्टर्ब लग रहा होता है। ऋषि रूम में एंटर करके उससे पूछती कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन आर्नोल्ड तुरंत लेटर छुपा लेता और कहता कि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आर्नोल्ड उल्टा ऋषि से पूछता कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर कहती कि वो बस उसके साथ चले, फिर उससे सब समझ आ जाएगा। वो मजाक में कहती कि थियोडोर ने नीचे कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और आर्नोल्ड को जाकर उसे कंट्रोल करना होगा। आर्नोल्ड समझ जाता है कि ऋषि कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। वो भी प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं और चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। ऋषि उसे पहले से स्पेशली डेकोरेटेड रूम में ले जाती है जिसे उसने पर्सनली आर्नोल्ड के लिए प्रिपेयर करवाया था। रूम को देखकर आर्नोल्ड जनरली काफी खुश हो जाता है और ऋषि का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ऋषि ने ये सब सिर्फ उसे सरप्राइज करने के लिए ही नहीं किया था। वो आर्नोल्ड के सामने एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट रखती है। ऋषि कहती है कि वो उससे वही रॉयल स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहती है जो आर्नोल्ड और उसके लाइट नाइट्स बैटलफील्ड में यूज करते हैं। ऋषि मानती है कि फाइटिंग स्टाइल सीक्रेट है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि जब तक आर्नोल्ड उसे ट्रेन करने के लिए एग्री नहीं करेगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आर्नोल्ड उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि उसे सीक्रेट ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। वो उसे क्लोज चेंज करके ट्रेनिंग ग्राउंड पर आने के लिए कहता है और खुद पहले नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषि ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचती है और देखती है कि ट्रेनिंग का मेथड नॉर्मल स्वॉर्ड प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग है। दोनों के हाथ चैन से बांधकर पीठ के पीछे रखे जाते हैं। आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है और पैरों पर हैवी आयरन प्रोटेक्शन लगाई जाती है। इस ट्रेनिंग का पर्पस नाइट्स को एक्सट्रीम बैटलफील्ड कंडीशन के लिए रेडी करना था। चाहे उनका हाथ इंजर्ड हो जाए, आंखें काम न करे या फिर पैर टूट जाए, उन्हें फाइटिंग कंटिन्यू करना सीखना पड़ता था। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ऋषि आर्नोल्ड के सामने एक बेट रखती है। वो कहती है कि अगर वो जीत गई तो आर्नोल्ड को उसकी एक रिक्वेस्ट बिना सवाल किए पूरी करनी होगी और अगर आर्नोल्ड जीत गया तो ऋषि उसकी एक विश फुलफिल करेगी। आर्नोल्ड बिना हेसिटेशन के लिए डील एक्सेप्ट कर लेता है। एग्रीमेंट होते ही ऋषि बिना वार्निंग के उस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस अनयूजुअल फाइटिंग स्टाइल की आदत ना होने की वजह से उसके मूवमेंट्स स्टार्टिंग में काफी अनस्टेबल होते हैं। आर्नोल्ड के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए वो ऋषि के हर अटैक को इजीली डॉज करता रहता है। वो उसे टीज करते हुए पूछता है कि क्या बस इतनी उसकी स्ट्रेंथ है। आर्नोल्ड कहता है कि उसने ऋषि से काफी बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी और फिलहाल वो उसे डिसअपॉइंट कर रही है। ऋषि उसकी बात को इग्नोर करके सिर्फ उसके मूवमेंट्स ऑब्जर्व करती रहती है। तब उससे फाइनली समझ आता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में वो आर्नोल्ड के अगेंस्ट बार बार क्यों हार जाती थी। ऋषि सोचती कि जिस इंसान के सामने वो खड़ी थी वो किसी नॉर्मल वॉरियर से बहुत ज्यादा डेंजरस था, लेकिन वो गिव अप नहीं करती और दोबारा अटैक करती है। इस बार उसके मूवमेंट्स पहले से नोटिसेबली बेटर होते हैं। वहाँ मौजूद आर्नोल्ड के सोल्जर्स भी इतनी फास्ट इंप्रूवमेंट देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। ऋषि कुछ ही मोमेंट्स में अपने बैलेंस और हियरिंग के थ्रू आर्नोल्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करना सीख लेती है। अचानक ऋषि को अपने सामने प्रेजेंट वाला आर्नोल्ड की जगह उसका फ्यूचर वाला रूटलेस वर्जन नजर आने लगता है। वो आर्नोल्ड के नेक्स्ट अटैक को पहचान लेती है और इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। आर्नोल्ड भी नोटिस करता है कि ऋषि उसकी टेक्निक को अनयूजुअली रीड कर रही है। वो ऊपर से स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन ऋषि पहले से प्रिपेयर्ड होती है और अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। ऋषि समझ जाती है कि वही मूव था जिससे आर्नोल्ड ने उसकी फिफ्थ लाइफ में उसे मार दिया था। आर्नोल्ड उसका रिएक्शन देखकर पूछता है कि क्या वो अब भी उसी मिस्टीरियस इंसान के बारे में सोच रही है जो डांस के वक्त उसके दिमाग
दिमाग में था। वो जानना चाहता है कि आखिर वो पर्सन कौन है जो ऋषि के थॉट्स पर इतना इफेक्ट डालता है। आर्नोल्ड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऋषि असल में उसी के फ्यूचर वर्जन के बारे में सोच रही थी। ऋषि उसे वही जवाब देती है जो पहले भी दे चुकी थी। वो कहती है कि उसकी नजर में आर्नोल्ड ही दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ऋषि की बात सुनकर आर्नोल्ड के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर एक्सट्रीमली फास्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऋषि आर्नोल्ड की फ्यूचर वाली टेक्निक को याद करके उसी मूवमेंट को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नोल्ड उसकी स्ट्रैटेजी समझ जाता है और एक क्लीन मूव में उसकी स्वॉर्ड दूर गिरा देता है। फिर वो कहता है कि मैच टेक्निकली उसने जीत लिया है। आर्नोल्ड फिर भी ऋषि की परफॉर्मेंस की हॉनेस्टली तारीफ करता है। वो मानता है कि ऋषि किंगडम के मेजोरिटी सोल्जर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी स्किल्ड फाइटर होगी। बेट जीतने के बाद आर्नोल्ड के पास एक विश मांगने का राइट था, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी रिक्वेस्ट अभी रिवील नहीं करेगा। ऋषि बिना प्रॉब्लम के उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो वापस पैलेस चली जाती है। पैलेस पहुंचते ही उसकी मेड उसे एक स्पेशल बॉक्स देती है। वो बताती है कि ये पार्सल आर्या ट्रेडिंग कंपनी से आया है और कंपनी के ओनर ने स्पेसिफिकली कहा था कि ऋषि इसे खुद रिसीव करे। ऋषि जैसे ही बॉक्स ओपन करती है उसे अंदर वही ऑयल और छोटी मेटल बॉल्स मिलती हैं जो उसने ऑर्डर की थी। उन चीजों को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि इन आइटम्स का यूज किस प्लान के लिए करने वाली है। उस दिन का बाकी टाइम नॉर्मली बीत जाता है। अगली सुबह किंगडम के नए नाइट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है। सारे यंग सोल्जर्स इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच एक ऐसा सोल्जर भी खड़ा होता है जिसके बारे में किसी को सच नहीं पता था। वो सोल्जर असल में ऋषि होती है, जो एक यंग मेल नाइट का डिस्गस पहनकर ट्रेनिंग में सीक्रेटली पार्टिसिपेट करने आई थी। सबको तब पता चलता है कि ऋषि ने ट्रेनिंग में सीक्रेटली पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही थियोडोर की हेल्प ले ली थी। उसने थियोडोर से कहा था कि जब उसने उसे अपना छोटा भाई माना है तो अब उसे उसकी हेल्प करनी होगी। थियोडोर को जब उसकी एक्चुअल रिक्वेस्ट पता चली तो वो तुरंत समझ गया कि ऋषि कुछ ना कुछ रिस्की करने वाली है। वो मजाक में कहती कि ऋषि उसके भाई होने का गलत फायदा उठा रही है। थियोडोर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे स्वाट ट्रेनिंग ही लेनी थी तो वो सीधा आर्नोल्ड से कह देती। आर्नोल्ड उसके लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर अरेंज कर देता और उसे इतनी मुश्किल उठानी ही नहीं पड़ती, लेकिन ऋषि उसकी बात मानने से मना कर देती है। उसके हिसाब से कोई भी ट्रेनर उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ट्रेन नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग उसे आर्नोल्ड की फियांसे समझकर संभल कर ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी वजह से वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के नॉर्मल सोल्जर की तरह ट्रेनिंग लेना चाहती थी। थियोडोर काफी देर तक उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटती। आखिरकार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ब्रेक के वक्त ऋषि थोड़ा रेस्ट करने बैठ जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नई ट्रेनी से होती है जिसका नाम फ्रिट्ज था। फ्रिट्ज नेबरिंग किंगडम से आया हुआ था और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में वो बताता है कि उसका सपना आर्नोल्ड जैसा लेजेंडरी नाइट बनना है। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक और आदमी आता है जिसे देखते ही ऋषि तुरंत पहचान लेती है। वो और कोई नहीं बल्कि काउंट फाइन था, जो आर्नोल्ड के सबसे ट्रस्टेड कमांडर्स में से एक माना जाता था। लेकिन ऋषि को अपनी प्रीवियस लाइफ्स की वजह से पता था कि लगभग 3 साल बाद इसी काउंट फाइन पर सीरियस क्राइम का इल्जाम लगेगा और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये बात याद आते ही वो कुछ देर तक उसी को देखती रह जाती है। काउंट फाइन नोटिस कर लेता है कि ऋषि लगातार उसी की तरफ देख रही है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके चेहरे पर कुछ अलग दिख रहा है। उसके बाद वो सब ट्रेनीज को वार्निंग देता है कि आज से अच्छा खाना खाए और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। बाकी ट्रेनीज उसकी बात सुनकर टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ऋषि इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऋषि क्वाइटली स्टोर रूम में जाकर अपना डिस्गस चेंज करती है और किसी को बिना पता चले पैलेस वापस आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात आर्नोल्ड से होती है। आर्नोल्ड धीरे से उसके करीब आकर कहता है कि अगले दिन दोपहर 2 बजे वेस्टर्न गेट के पास उससे मिलना। साथ ही वो वार्निंग देता है कि वहाँ आते वक्त ध्यान रखे, किसी को उन दोनों की मीटिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऋषि पहले तो थोड़ी कंफ्यूज होती, लेकिन फिर बिना ज्यादा सवाल किए एग्री कर लेती है। अगले दिन ऋषि टाइम पर वेस्टर्न गेट पहुंच जाती है और आर्नोल्ड उसे लेकर एक ज्वेलर की शॉप में जाता है। शॉप की ओनर उन दोनों के सामने एक छोटा सा चैलेंज रखती है। वो टेबल पर कई जेमस्टोन रखकर पूछती है कि उनमें से कौन सा स्टोन फेक है। ऋषि पहले कुछ देर तक उन स्टोन्स को ऑब्जर्व करती है, फिर कहती है कि सिर्फ देखकर आंसर देना पॉसिबल नहीं है। अगर एवोल्यूशन टूल्स मिल जाए तो वो सही आंसर दे सकती है। ज्वेलर ऋषि की रिक्वेस्ट सुनकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी कस्टमर ने डायरेक्टली टूल्स मांगे थे। वो तुरंत एवोल्यूशन इक्विपमेंट उसके सामने रख देती है। ऋषि अपनी प्रीवियस लाइफ में सीखी हुई नॉलेज का यूज करके एक एक स्टोन को केयरफुली एग्जामिन करती है और कुछ ही देर में कॉन्फिडेंटली बताती है कि टेबल पर रखे सारे जेमस्टोन्स फेक हैं। उसका आंसर बिल्कुल सही निकलता है। ज्वेलर उसकी ऑब्जर्वेशन देखकर जेन्युइनली इंप्रेस हो जाती है। ज्वेलर कहती है कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऋषि पहले टूल्स मांगकर प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगी। तब ऋषि मुस्कुराते हुए वही बात रिपीट करती है जो उसने पहले टूली से सुनी थी। वो कहती है कि अगर खरीदारी के वक्त आंखें खुली ना रखो तो पेमेंट करते वक्त अपना पर्स खोना पड़ता है। आर्नोल्ड और ज्वेलर दोनों उसकी बात और इंटेलिजेंस देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद ज्वेलर असली जेमस्टोन्स लेकर आती है और ऋषि से उनमें से एक चूज करने के लिए कहती है। ऋषि बिना ज्यादा सोचे एक ब्लू जेमस्टोन सेलेक्ट करती है, जिसका कलर बिल्कुल आर्नोल्ड की आंखों जैसा होता है। शॉप से बाहर निकलते ही ऋषि सडनली सीरियस हो जाती है और आर्नोल्ड से पूछती है कि क्या वो किसी का वेट कर रहा है। आर्नोल्ड उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि उससे ऐसा क्यों लगा। ऋषि बताती कि आर्नोल्ड
आर्नोल्ड बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी पर्टिकुलर इंसान का इंतजार कर रहा हो। आर्नोल्ड उसकी ऑब्जर्वेशन से फिर से एक बार सरप्राइज हो जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि नेबरिंग किंगडम कियोलू का प्रिंस केन उनसे मिलने आ रहा है। केन के फादर खुद आना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को एंगेजमेंट की मुबारकबाद देने के लिए भेजा है। आर्नोल्ड बताता है कि कियोलू एक छोटा किंगडम जरूर है, लेकिन अपनी रेयर जेमस्टोन्स की वजह से काफी रिच और फेमस माना जाता है। पर हार्श विंटर्स की वजह से उनकी ट्रेडिंग साल के कई महीनों तक अफेक्टेड रहती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस केन भी पैलेस पहुंच जाता है। आर्नोल्ड को पहले से उसके इंटेंशंस पर थोड़ा डाउट होता है और उसे लगता है कि केन जितना दिख रहा है उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। ऋषि को अपनी फ्यूचर मेमोरीज से पता था कि 5 साल बाद इसी किंगडम का डिस्ट्रक्शन आर्नोल्ड के हाथों होने वाला है। केन उससे मिलते कैजुअली फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ करने लगता है। ये सब देखकर आर्नोल्ड के चेहरे पर साफ जेलसी नजर आने लगती है। सिचुएशन ऑकवर्ड होने से पहले ही ऋषि स्मार्टली बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है और वातावरण नॉर्मल कर देती है। इसके बाद वो लोग प्रिंस केन को उसके रॉयल गेस्ट रूम तक ले जाते हैं। बाद में आर्नोल्ड ऋषि को बताता है कि अगले दिन प्रिंस केन के वेलकम के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। पार्टी में किंगडम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आने वाले थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट प्रिंस केन और काउंट फाइन होंगे। काउंट फाइन का नाम सुनकर ऋषि एक पल के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसका ट्रेनी वाला डिस्गस्ट एक्सपोज हो सकता है। इसी बात को लेकर वो अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाती है। पार्टी की प्रिपरेशन के बीच ऋषि गार्डन में पौधों की देखभाल करने चली जाती है, लेकिन अचानक उसके पास आकर कहता है कि दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती है। आवाज सुनते ही तुरंत उस इंसान को पहचान लेते, क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ में वही आदमी उसका टीचर रह चुका था और उसने उसकी काफी हेल्प की थी। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता है, गार्ड्स तुरंत उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वो ऋषि को फ्यूचर क्वीन बताकर उस आदमी को सस्पिशियस भी डिक्लेयर कर देता है, लेकिन ऋषि गार्ड्स को शांत करती है और उसे बात करने की परमिशन दे देती है। तब वो आदमी उसे पिंक मैनिक्योर बनाने में यूज हुई मटेरियल्स के बारे में पूछता है। ऋषि बिना हेसिटेशन के सारे मटेरियल्स का नाम बता देती है। उस आदमी की नजर फिर उन हर्ब्स पर पड़ती है जो ऋषि गार्डन से कलेक्ट कर रही थी। सिर्फ उन्हें देखकर ही वो एक ऐसी बात समझ जाता है जो ऋषि को कम्प्लीटली शॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद वो उसे पैलेस के अंदर ले जाता है और प्रिंस केन से मिलवाता है। वो बताता है कि ये ऋषि आर्नोल्ड की फियांसे और फ्यूचर क्वीन। साथ ही वो कहता है कि आने वाले टाइम में ऋषि उसकी स्टूडेंट भी बनने वाली है। केन ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि ऋषि ने उसकी इलनेस के लिए एक मेडिसिन प्रिपेयर की है और उसे तुरंत टेस्ट करना जरूरी है। ये वही बात थी जो टीचर ने गार्डन में हर्ब्स देखकर समझ ली थी। ऋषि केन को मेडिसिन के 2 मेजर ड्रॉबैक्स क्लियरली बताती है। पहले ये कि उसका टेस्ट बहुत ही बकवास है, दूसरा ये कि मेडिसिन अब तक किसी ह्यूमन पर टेस्ट नहीं हुई है और केन इसे ट्राई करने वाला फर्स्ट पर्सन होगा। ऋषि केन से डायरेक्टली पूछती है कि इतना सब जानने के बाद भी क्या वो मेडिसिन लेना चाहेगा। केन बिना डरे एग्री कर लेता है और कहता है कि बुरी टेस्ट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके हिसाब से कभी कभी कड़वा टेस्ट ही बाद में मिलने वाली स्वीटनेस की वैल्यू समझाता है। असल में उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ट्रीटमेंट फेल होने पर भी उसकी कंडीशन वैसे ही डेंजरस रहने वाली थी। इसीलिए वो बिना हेसिटेशन के मेडिसिन ले लेता है। मेडिसिन लेने के कुछ देर बाद केन बताता है कि उससे पहले से बेटर फील हो रहा है। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। ऋषि का नया टीचर, जिसका नाम माइकल हेवन था, उससे अपनी रिसर्च का एक नोटबुक देता है। वो बताता है कि अब तक किसी भी पर्सन ने उस रिसर्च को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं किया है। माइकल को लगता है कि ऋषि भी बाकी लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन नोटबुक खोलते ही ऋषि के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आती है। माइकल जल्दी ही समझ आता है कि ऋषि सिर्फ लाइंस नहीं पढ़ रही है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अंडरस्टैंड भी कर रही है। ऋषि पेजेस देखते हुए उस केमिकल कंपाउंड को याद करती है जिसके बारे में वो दोनों एक प्रीवियस लाइफ में डिबेट कर चुके थे। वो कुछ कहने ही वाली होती कि आर्नोल्ड वहाँ आ जाता है और उनकी कन्वर्सेशन रोक देता है। आर्नोल्ड ऋषि को अपने साथ ले जाता है। स्टेज से नीचे उतरते वक्त ऋषि उसकी आंखों में देखती है और अचानक माइकल की कही हुई एक बात याद करती है। उस मोमेंट ऋषि को रियलाइज होता है कि माइकल जिस स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ रहा था वो शायद आर्नोल्ड ही है। आर्नोल्ड भी नोटिस कर लेता है कि ऋषि को सोच रही है और उससे रीजन पूछता है, लेकिन ऋषि तुरंत बात छुपा लेती है और कहती है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ घंटे बाद ऋषि इवनिंग सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर होना शुरू करती है। उसके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, इसलिए वो ड्रेसिंग के साथ साथ एक और प्रॉब्लम के लिए भी प्लान बनाती है। उसे इंश्योर करना था कि काउंट फाइन उससे ट्रेनिंग के डिस्गस्ट से कनेक्ट ना कर सके। सेलिब्रेशन में पहुंचते ऋषि पहले प्रिंस केन से फॉर्मली ग्रीट करती है और अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करती है। इसके बाद वो उनसे परमिशन लेकर थोड़ा साइड में चली जाती है। वहाँ से वो काउंट फाइन की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। अपनी प्रीवियस लाइफ में डबल फोकस की वजह से वो आसपास के नॉइस और मूवमेंट को इग्नोर करके सिर्फ एक पर्सन पर अटेंशन लगा सकती थी। इसी स्किल से वो काउंट फाइन को लोकेट कर लेती है। फिर वो मेहमान को ग्रीट करते हुए स्माइटली उसे अवॉइड करती रहती है। ऋषि हर थोड़ी देर बाद काउंट फाइन की पोजीशन चेक करती रहती है ताकि गलती से भी उसके सामने ना आ जाए, लेकिन इसी बीच उसकी नजर प्रिंस केन और आर्नोल्ड पर पड़ती है। दोनों एक आइसोलेटेड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और उनके सीरियस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होने वाला है। ऋषि क्वाइटली उनके पीछे चली जाती है। वो एक जगह हाइड होकर उनकी कन्वर्सेशन सुनना शुरू करती है। केन का प्रपोजल सुनकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। प्रिंस केन आर्नोल्ड से अपने किंगडम की मिलिट्री प्रोटेक्शन मांगता है। रिटर्न में वो क्योलो के प्रीशियस
प्रीशियस जेमस्टोन्स, मिनरल्स और ट्रेडिंग रिसोर्सेस ऑफर करता है। केन मानता है कि क्योलो इकोनॉमिकली रिच है लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट जीरो है। वो आर्नोल्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लोग और किंगडम को प्रोटेक्ट करें। बदले में आर्नोल्ड जितना चाहे एमरल्ड, क्रिस्टल और रेयर स्टोन्स ले सकता है। केन प्रॉमिस करता है कि रिसोर्सेस के मैटर में वो आर्नोल्ड को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन रिशे कन्वर्सेशन सुनते ही समझ जाती है कि केन पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। वो मन ही मन सोचती कि अगर केन अच्छे से सिचुएशन एक्सप्लेन करता तो शायद आर्नोल्ड हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता। आर्नोल्ड भी उसके झूठ को आसानी से पकड़ लेता है। वो केन से कहता है कि क्योलो के प्रीशियस स्टोन्स और अवेलेबल रिसोर्सेज पिछले कुछ टाइम में बहुत कम हो चुके हैं। केन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपना झूठ जस्टिफाई करने की कोशिश करता है लेकिन आर्नोल्ड का एक्सप्रेशन और बदल जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि एक वीक किंगडम के साथ अलायंस बनाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन उसे कॉन्कर करना होगा। उसके हिसाब से अगर क्योलो के रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं तो पार्टनरशिप का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट कब्जे से उसे लैंड, कंट्रोल और बचे हुए रिसोर्सेज सब कुछ मिल सकता है। ये कहकर आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। केन वहीं खड़ा रह जाता है जबकि रिशे छिप कर सब कुछ सुन रही होती है। आर्नोल्ड की क्रूरलिटी उसकी फ्यूचर मेमोरीज को दोबारा एक्टिवेट कर देती है। रिशे को याद आता है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद दोनों किंगडम्स के बीच एक डेडली वॉर होगी। उस वॉर का रिजल्ट कम्प्लीटली डिजास्टर्स होगा जिसमें हर तरफ लाशें और घायल लोग होंगे। आर्नोल्ड क्योलो को उसके सिटीजन्स के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा और किसी पे भी दया नहीं दिखाएगा। 100 नहीं बल्कि हजारों बेगुनाह लोग सिर्फ पॉलिटिकल ग्रीड और पावर के लिए मर जाएंगे। फ्यूचर में आर्नोल्ड सच में डिस्ट्रक्शन का किंग बनने वाला था। रिशे के मन में बस एक सवाल रहता है कि क्या वो उस फ्यूचर को चेंज कर पाएगी। सेलिब्रेशन के बाद केन अपने रूम में वापस चला जाता है और दिन आखिर खत्म हो जाता है। अगली सुबह रिशे फिर से न्यू रिक्रूट्स की ट्रेनिंग में अपने मेल डिस्कस के साथ पार्टिसिपेट कर रही होती है। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते उसे एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन दिखाई देता है। वो आर्नोल्ड होता है जो पर्सनली ट्रेनिंग ऑब्जर्व करने आया था। अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन की वजह से आर्नोल्ड कुछ ही देर में रिशे को आइडेंटिफाई कर लेता है। उसे क्वाइटली साइड में ले जाता है जहाँ कोई और उनकी बात नहीं सुन सकता। रिशे पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करती है लेकिन आर्नोल्ड के सामने ज्यादा देर प्रेटेंड नहीं कर पाती। आखिर वो बता देती कि उसने डिस्कस इसलिए यूज किया ताकि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपनी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सके। उसे लगता था कि आर्नोल्ड उस पर गुस्सा होगा या उसे पनिश करेगा लेकिन आर्नोल्ड शांत रहता। वो कहता कि उसे ट्रेनिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिशे को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। आर्नोल्ड उसे वार्निंग देता कि फ्यूचर में इतनी केयरलेसली डिस्कस यूज ना करे क्योंकि जैसे उसने आइडेंटिफाई किया कोई और भी उसकी रियल आइडेंटिटी समझ सकता है। रिशे उसे कहती कि वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहेगी। ट्रेनिंग के बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है और प्रिंस केन से मिलने जाती है। रिशे उसे मेडिसिन देती है और साथ ही बताती कि उसने पिछली रात उसकी आर्नोल्ड के साथ बात सुन ली थी। केन ये सुनकर कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब थी, उसे सबसे खराब हालत में रिशे ने देख लिया। केन मानता है कि आर्नोल्ड के सामने वो प्रॉपर्ली अपनी बात एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। रिशे उसकी बात ध्यान से सुनती है क्योंकि उसे पता था कि क्योलो का फ्यूचर इसी बातचीत पर डिपेंड कर सकता है। रिशे केन को बताती है कि उस सिचुएशन में शर्माने जैसी कोई बात नहीं थी। फिर वो सडनली उसके सामने एक अलायंस का प्रपोजल रख देती है। केन पहले उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है लेकिन रिशे प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो आर्नोल्ड को भी क्योलो के साथ अलायंस के लिए कन्विंस कर लेगी। केन के पास वैसे भी कोई बेटर ऑप्शन नहीं था इसलिए वो एग्री कर लेता है। वो कहता है कि रिशे जो भी कहेगी वो करने के लिए रेडी है। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद रिशे साइंटिस्ट माइकल से मिलने जाती है। माइकल उसे बताता है कि उसका इंटरेस्ट आर्नोल्ड में है और वो पर्सनली उससे मिलना चाहता है। ये सुनते ही रिशे अंदर से घबरा जाती है क्योंकि उसकी थर्ड लाइफ में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुई थी। तब उसे माइकल के डेंजरस प्लान और उसके बनाए हुए ब्लैक केमिकल कंपाउंड के बारे में पता चला था। रिशे ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन माइकल ने उसकी एक नहीं सुनी थी। रिशे इस बार भी अलग अलग तरीकों से माइकल को आर्नोल्ड से मिलने से मना करती है लेकिन माइकल अपनी जिद पर टिका रहता है और उससे कहता है कि वो बस मीटिंग अरेंज कर दे। रिशे हर पॉसिबल एक्सक्यूज यूज करके उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो रूम से बाहर निकलती है और मन ही मन सोचने लगती है कि दोनों का मिलना कैसे रोका जाए। उसे डर था कि अगर आर्नोल्ड और माइकल एक साथ आ गए तो फ्यूचर का डिस्ट्रक्शन और जल्दी शुरू हो सकता है। रिशे अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रही होती है कि थियोडोर अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लेता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या आर्नोल्ड ने उसका डिस्कस इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया। रिशे शॉक होती है कि थियोडोर को इसके बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि उसके पास कुछ खास सर्वेंट्स हैं जो रिशे पर नजर रखते हैं और उसे हर अपडेट टाइम पर देते हैं। रिशे तुरंत उसे याद दिलाती कि थियोडोर ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा। थियोडोर पूछता है कि इस बार उससे क्या चाहिए। रिशे उससे कुछ टाइम के लिए उसके स्किल्ड सर्वेंट्स बोरो करने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे थियोडोर को पता चलता है कि मैटर आर्नोल्ड की सेफ्टी से रिलेटेड है वो बिना ज्यादा सवाल के हाँ कर देता है। उसके लिए अपने भाई और किंगडम की प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट थी। इसी बीच माइकल पैलेस की रूफ पर अकेला खड़ा होता है और काफी डिप्रेस लग रहा होता है। वो अपने पेनफुल चाइल्डहुड को याद करता है जहाँ उसे एक ऐसे क्राइम के लिए ब्लेम किया गया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी मदर उसे जन्म देते वक्त मर गई थी और उसका फादर हर साल उसकी डेथ एनिवर्सरी पर माइकल को ही गुनहगार मानता था। वो उसे बैड लक, मर्डरर और कर्स कहकर इंसल्ट करता रहता था। माइकल को ना प्रॉपर फूड मिलता था, ना केयर और ना ही किसी का प्यार। उस अकेलेपन में माइकल का इकलौता साथी किताबें बन गई थी। वो एक के बाद एक बुक्स पढ़ने लगा और बहुत छोटी एज में उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस सबके सामने आ गई। उसके फादर ने जब उसका टैलेंट देखा तो उसे एक रिसर्च लैबोरेटरी में भेज दिया ताकि उसकी
उसकी एबिलिटीज का यूज किया जा सके। माइकल ने पहले मन से ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और नफरत भी बढ़ती गई, क्योंकि साइंटिस्ट उसे सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रहे थे। अपने पेनफुल पास्ट और दबे हुए गुस्से की वजह से माइकल ने एक डेंजरस ब्लैक केमिकल कंपाउंड क्रिएट किया। उसने उसी कंपाउंड का यूज करके लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय कर दी और वहाँ मौजूद सब साइंटिस्ट को मार दिया। उस हादसे के बाद लोगों ने उसे शिनिगामी यानी डेथ ब्रिंगर का नाम दे दिया। माइकल ने भी धीरे धीरे मान लिया कि शायद वो वैसे ही डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुआ था, जैसे दुनिया उसे समझती है। माइकल अपनी मेमोरीज से बाहर आता और देखता कि रीशा उसके पास खड़ी है। रीशा सीधा पूछती है कि क्या वो ब्लैक पाउडर आर्नोल्ड को देने का प्लान बना रहा है। माइकल बिना हेसिटेशन के हाँ बोल देता है। वो कहता है कि आर्नोल्ड उसके जैसा ही है, क्योंकि दोनों का जन्म इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है। यह आंसर सुन के रीशा पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इस डेंजरस सोच से बाहर कैसे निकाले। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं जल्दी ऐसे ही अमेजिंग एनिमेस को रिकैप